रीयूनियन आईएएस में सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग भी संस्थान से नेट जेआरएफ का कोर्स लिए हैं, पीजीटी या लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जो है जो हम लोग आप लोगों को कोर्स मुहैया कराते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों के, जैसे डीएसएसबी है जो दिल्ली में पीजीटी का एग्जाम होता है, जैसे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड होता है, यूपी में पीजीटी का एग्जाम होता है, हरियाणा है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे बिहार में। तो आप देखते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा सिलेबस हर जगह अलग अलग है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है 1 से लेकर 10 तक नेट जेआरएफ का यूनिट बनाए हैं, जो आप देखे होंगे, और एक यूनिट नंबर 11 जो है उसमें समय समय पर मैं कुछ वीडियो बनाता रहूंगा। मैं बहुत सारा वीडियो बना भी दिया हूं जो आप लोगों के पास होगा भी, और समय समय पर मैं जो है वो देखा जाए तो एक एक दो वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे आप लोग जहां भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वह राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दें, चाहे वह यूपी का पीजीटी का एग्जाम दीजिए, चाहे हरियाणा का दीजिए, जहां आपकी इच्छा हो, जो जो सिलेबस है सब सिलेबस में निकाल लिया हूं, और मैं जो है वह समय निकाल कर वीडियो आप लोगों को बनाता रहूंगा। कुछ यूट्यूब पर भी जाएगा, और जो लोग जो कोर्स लिए हैं उनको टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग भेज दिया करेंगे। देखिए, जैसे आप ऐसे समझिए कि हम लोग का 1.5 वर्ष का जो वैलिडिटी हम लोग देते हैं पेन ड्राइव में, तो आप लोग एक बार तो वीडियो देखते हैं, और आप लोग क्या किया करिए कि अपना जो नोट्स बनाते हैं, तो ये जो है ये राइट हैंड साइड में यहां पर वीडियो देखकर नोट्स बनाया करिए, और लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद जो है जो बुकलेट है, जैसे मान लीजिए आपने यूनिट 1 शुरू किया, तो यूनिट 1 का जो बुकलेट है उसको निकालिए, उसको पढ़िए, और जो उसमें तथ्य आते हैं उन तथ्यों को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। एक तो काम ये करना है। अब इसके बाद एक बार वीडियो यदि और प्रयास करिए कि हम देख लें, क्योंकि वीडियो आप 3 बार देख सकते हैं, तो एक बार प्रयास करिए कि और देख लें। इसके बाद देखने के बाद तब आप उसमें जो क्वेश्चन हमने 20,000 क्वेश्चन जो आप लोगों को दे रखा है, जैसे यूनिट फर्स्ट में आप लोगों का मान लीजिए 2,000-2,500 क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन बुकलेट को निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। लेकिन यूनिट 11 में आप लोगों को जो है क्वेश्चन बैंक और बुकलेट जो है नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस उसमें है। जिसमें बताया कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, तो ये टॉपिक देखा जाए तो डीएसएसबी जो दिल्ली का है उसमें जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों का फर्स्ट ग्रेड है राजस्थान में वहां पर जुड़ा हुआ है, यूपी पीजीटी में जुड़ा हुआ है, राजकीय विद्यालय में जो लेक्चरशिप का होता है उसमें जुड़ा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जुड़ा हुआ है। लेकिन नेट जेआरएफ में इस तरह से सिलेबस नहीं लिखा है। इसी तरह से कहीं पर मॉन्टेस्क्यू भी जोड़ रखा है, जैसे यूपी पीजीटी में मॉन्टेस्क्यू जोड़ रखा है, तो मैं किस दिन मॉन्टेस्क्यू पर भी वीडियो बना दूंगा। इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा, जो आप लोगों का कोर्स कवर हो जाएगा। तो जो लोग वीडियो लिए हैं उन लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम के माध्यम से जो है उनको वीडियो मंगा लेना है, और कुछ मैं यूट्यूब पर भी डाल दिया करूंगा। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी जो है देखिए पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। इसीलिए 20,000 क्वेश्चन में बना के भेजा भी हूं, जिससे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। एक तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाना है। जो नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको जो है राइट हैंड साइड में वीडियो देखकर नोट्स बनाना है, फिर बुकलेट पढ़िए। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बुकलेट में लिखा हुआ है, 40 बुकलेट है। तो आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है उन तथ्यों को लिख लीजिए जो आप लोगों को नोट्स मिला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो आज हम लोग जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो हम लोग का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस, शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन, ये जो टॉपिक आप लोगों के जहां जहां भी लिखा हुआ है, तो आज मैं इस पर चर्चा कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला चीज तो यह है कि इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। तो हम लोग सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसका अर्थ समझते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता को जानते हैं।
फिर इसके बाद कुछ कथन है, सेपरेशन ऑफ पावर पर कुछ स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को भी जानना चाहिए कि फाइंडर ने क्या कहा, आर्गेंड्रे ने क्या कहा, ये भी थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए। फिर इसके बाद इसका एक मैं विश्लेषण भी करा देता हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर है तो इसका क्या महत्व है और क्या इसकी समस्या है। फिर देखिए, अब जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमेरिका के संविधान में पाया जाता है पूर्णतः। तो अमेरिकी संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से है? अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण किस तरह से दिखाई देता है? शक्ति पृथक्करण की स्थिति। और फिर थोड़ा सा हम लोग, चूंकि भारत में भी तो थोड़ा बहुत पाया जाएगा, भाई हमें कहते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है तो विधायिका और कार्यपालिका आपस में समन्वय होकर कार्य करते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर है। लेकिन विधायिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो भारत में शक्ति पृथक्करण की क्या स्थिति है, भारत में स्थिति, ये भी थोड़ा जानते हैं। फिर इसके बाद ये तो हम लोग पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम हम लोग करेंगे कि ये जो चेक एंड बैलेंस है, नियंत्रण और संतुलन है, नियंत्रण एवं संतुलन, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्या चीज है। फिर तीसरा चीज हम लोग का ये है कि व्यवहार में अमेरिका में जो है सेपरेशन ऑफ पावर और चेक एंड बैलेंस जो है उसका प्रभाव कम दिखाई देता है। तो क्यों प्रभाव कम दिखाई देता है? और चौथी बात है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है और डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? शक्ति पृथक्करण, इसको बोलेंगे शक्ति पृथक्करण, इसको बोलेंगे शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जो मॉन्टेस्क्यू है, तो मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखा था, मैं मॉन्टेस्क्यू को अलग से पढ़ाऊंगा। मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसकी जो पुस्तक है, इसी ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया। और सेपरेशन ऑफ पावर में इसने बताया, तो मॉन्टेस्क्यू जन्मदाता है सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का, अरस्तु नहीं। अरस्तु अप्रत्यक्ष रूप से कहता है, ध्यान रखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत का जन्मदाता तो मॉन्टेस्क्यू, किस किताब में? तो स्पिरिट ऑफ लॉज में। और ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसने दिया, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है यह है कि जो सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग जो है स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए। सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। भाई में कहते हैं कि जैसे ये सरकार है, तो सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये जो विधायिका है, ये अपना काम करे, कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, कार्यपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, विधायिका जो है न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, ये इधर हस्तक्षेप न करे। तो आप देख रहे हैं, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अब विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना। कार्यपालिका का काम क्या है? प्रशासनिक कार्य है, लागू करना। और न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या करना, संविधान की व्याख्या या निर्णय करना।
तो तीनों काम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। इसका मतलब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहते समय हमारे दिमाग में तीन बात आती है। पहला चीज तो यह हुआ कि सरकार का कोई भी अंग दूसरे के कार्य को संपादित न करे। विधायिका अपना काम करे, कानून बनाए, विधायिका कार्यपालिका का काम न करे। कार्यपालिका लागू करे, कार्यपालिका जो है कानून न बनाए। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधायन, तो प्रदत्त विधायन सेपरेशन ऑफ पावर का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ कि विधायिका जो है कानून बनाए, कार्यपालिका लागू करे। प्रदत्त विधायन में क्या होता है कि कार्यपालिका ही जो है वह कानून बनाने लगता है। और दूसरा चीज क्या हुआ? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का दूसरा मतलब हुआ कि सरकार का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग के कार्य को प्रत्यायोजित न करे। प्रत्यायोजित न करे इसका मतलब कि हस्तांतरित न करे। विधायिका अपना काम कार्यपालिका को ट्रांसफर न करे। विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका को अपना काम ट्रांसफर न करे। जैसे मैं बताया कि विधायिका जो है कानून बनाती है, तो जो प्रदत्त विधायन है कार्यपालिका कानून बनाने लगती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो पहला चीज क्या हुआ? सरकार का कोई भी अंग किसी दूसरे के कार्य को संपादित न करे। और दूसरा मतलब क्या हुआ कि सरकार का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग के कार्य को प्रत्यायोजित न करे। विधायिका अपना काम खुद करे, दूसरे को ट्रांसफर न करे। और तीसरा बात क्या हुआ? तीसरा पहलू यह हुआ कि सरकार का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग के कार्य और अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जाकर हस्तक्षेप न करे। जो भी संविधान की मूल भावना में लिखा गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं बातों को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। अब जैसा समझिए सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो अमेरिका में पूर्णतः पाया जाता है। भाई देखिए, एक विचारक है आग एंड रे, इसेंशियल्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, इसकी जो पुस्तक है, तो इसेंशियल्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट पुस्तक है, तो उसमें इसने लिखा कि अमेरिकी शासन का कोई भी लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण, संतुलन और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब देखिए, हमें कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने भी लिखा, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा, भाई देखिए, जैसे लॉर्ड एक्टन कहता था कि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन कहता था ना कि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। उसी तरह से मॉन्टेस्क्यू ने लिखा कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा अपनी किताब में स्पिरिट ऑफ लॉज में कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। जानते हैं कि एक विचारक है मेडिसन, तो मेडिसन ने जो है, मेडिसन की जो किताब है फेडरलिस्ट, तो फेडरलिस्ट बुक में जो है उसने लिखा, मेडिसन ने भी लिखा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित शक्तियों को यदि एक ही हाथ में केंद्रीकृत कर दिया जाए, यदि मान लीजिए कुछ लोगों में केंद्रीकृत कर दिया जाए, चाहे वह वंशानुगत हो, चाहे नियुक्ति हो, चाहे निर्वाचित हो, तो अत्याचार आ जाएगा। मेडिसन ने भी लिखा फेडरलिस्ट में। अब जानते हैं कि जो फिलाडेल्फिया सब सम्मेलन हो रहा था 1787 की बात है, तो 1787 में जो है वो देखा जाए
तो उस सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा की गई थी। अब मेडिसन की यदि किताब पढ़ेंगे फेडरलिस्ट, तो फेडरलिस्ट किताब में बार बार आपको ये लाइन मिलेगा कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। मतलब कि अमेरिका का संविधान मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है, जो जन्मदाता है सेपरेशन ऑफ पावर का, उससे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं। अब देखिए, अमेरिका का संविधान आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1, जैसे मान लीजिए 13 उसके अनुच्छेद हैं, तो अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि संविधान में प्रदान की गई विधायिका संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। इसका मतलब विधायिका का काम कौन करेगा? कांग्रेस। जैसे हमारे यहां संसद कहा जाता है, उसे वहां कांग्रेस कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में जैसे संसद है, तो संसद में राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह से संसद को अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट, ये 2 सदन होते हैं। और यहां ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता अमेरिका में। तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में यही बात लिखा गया है अमेरिका के संविधान में, भारत का संविधान नहीं। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 1 में यह बात लिखा गया है कि विधायिका संबंधी शक्ति कांग्रेस में होगी। अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आप देख रहे हैं कि 3 अनुच्छेद उसका जो है सेपरेशन ऑफ पावर ही है। और अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे तो न्याय संबंधी समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और जो अन्य न्यायालय है उसमें निहित कर दिया गया। तो तीनों अनुच्छेद में सेपरेशन ऑफ पावर को लिखा गया कि विधायिका का काम कौन करेगा? कांग्रेस करेगा। यह बात देखिए अनुच्छेद 1 में लिख दिया गया। कार्यपालिका किस में होगी? तो राष्ट्रपति में होगी, अनुच्छेद 2 में लिख दिया गया। न्यायपालिका का काम कौन करेगा? तो न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा, अन्य न्यायालय करेंगे। तो यह बात जो है अनुच्छेद 3 में लिख दिया गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। अब मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूं कि आखिर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वह किस तरह से, क्यों अमेरिका के संविधान में अपनाया गया, या इसका क्या महत्व है। थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा कर दूं। कथन कारण का भी प्रश्न आता है। तो देखिए, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसका क्या महत्व है, आवश्यकता क्यों थी, अमेरिका के संविधान में इसको क्यों समाहित किया गया। तो देखिए, पहला चीज तो यह समझिए कि सबसे बड़ा लाभ इस सिद्धांत का यह है कि भाई विधायिका अपना काम करेगा, कार्यपालिका अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगा। ये बताइए, तानाशाही कम हो जाएगा। व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। इस बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा था कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है क्या करता है, तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। भाई जब तानाशाही कम होगा तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे पहला महत्व तो यही है। दूसरा चीज यहां पर यह है कि जैसे मैं बताया अभी आपको कि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होगा, विधायिका अपना काम कर रहा है, कार्यपालिका अपना काम कर रहा है, न्यायपालिका अपना काम कर रहा है। ये बताइए, यदि विधायिका अपना काम करेगा तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी ना। कार्यपालिका सिर्फ अपना काम पर ध्यान देगा तो उसकी कुशलता बढ़ेगी ना। मैं मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, अब मैं ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर दूं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो बताइए हमारी गुणवत्ता प्रभावित होगी ना। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो चीजें हैं वही तो मैं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि उसी में हमको कार्यकुशलता बढ़ानी है। ये बताइए, सरकार के ये जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका अपना काम करेगा तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, कार्यपालिका की कार्यकुशलता बढ़ेगी, न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ेगी। और आज आधुनिक युग में कल्याणकारी राज्य है, तो ऐसे समय कार्यभार ज्यादा है, तो विधायिका अच्छे से अपने कार्य को कर सकता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है। इससे विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा महत्व तो यही है, मैं महत्व बता रहा था। तीसरा महत्व जरा सा समझिए। तीसरा महत्व यह है कि
विधायिका को कानून बनाने का अधिकार, कार्यपालिका को लागू करने का अधिकार। ये बताइए, इस सिद्धांत को अपनाएंगे तभी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रह सकती है तो निष्पक्षता बनी रह सकती है। भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ऐसी दिशा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रह सकती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अच्छी व्याख्या कर सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही जो है संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकता है। तो तीसरा महत्व यही है। और चौथा महत्व जरा सा समझिए। हमें कहते हैं कि यदि इस अवधारणा को लागू कर दिया जाए तो देखिए, समाज में बहुत सारे योग्यताओं के व्यक्ति होते हैं। हमें कहते हैं कि विधायिका के सदस्य अलग हो गए, कानून बनाने वाले सदस्य हो गए, कार्यपालिका के सदस्य लागू करने वाले हो गए, तो हम लोग विभिन्न योग्यताओं का सदुपयोग कर सकते हैं कि जो कानून बना सकता है वो अच्छे तरीके से लागू कर दे, कोई जरूरी नहीं। कोई मान लीजिए आईएएस पीएस अधिकारी है तो अच्छा विधायक बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं कि विभिन्न योग्यताओं का सदुपयोग हो जाता है, क्योंकि सरकार के अंगों में कार्यरत जो व्यक्ति है उसकी प्रतिभा का सही प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेपरेशन ऑफ पावर विकेंद्रीकरण पर आधारित है, इसलिए लोकतंत्र की रक्षा करता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। यह तो इसका महत्व है। जब कथन कारण का प्रश्न पूछेगा तो आप इसको समझ के टिक लगाइएगा। मैं बताया कि थोड़ा सा मैं इसका जो है समस्या भी बोलूं, थोड़ा सा समस्या भी बोल देता हूं। देखिए, पहला चीज तो यह है कि इस व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने से सरकार के अंगों के मध्य संघर्ष की संभावना रहती है, जैसा कि अमेरिका में देखिए ट्रंप साहब के कार्यकाल में दिखाई दिया। अभी जो बाइडेन साहब हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं, कुछ समस्या अभी भी चलती है, क्योंकि राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का, अब फिर जो है कांग्रेस में दूसरी पार्टी का बहुमत होगा तो संघर्ष तो होगा ही। अब जरा देखिए दूसरी समस्या यह है कि तीनों अंगों को समकक्ष मानना, समान मानना, यह भ्रामक है, क्योंकि लोकतंत्र में विधायिका का सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। भाई प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है तो जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, और जनता का समग्र प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद। तो संसद को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत में तीनों अंगों को हम लोग बराबर महत्व देते हैं, जिसके कारण जो है वो देखा जाए तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार में पूर्णतः लागू हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं बताया कि अमेरिका में यह सिद्धांत लागू तो है, लेकिन व्यवहार में पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। ये बताइए, अमेरिका में न्यायाधीश है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कांग्रेस में बहस होती है, चर्चा होती है, उसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि इसको पूरा लागू करेंगे तो न्यायाधीशों का जनता द्वारा जो है निर्वाचन करना पड़ेगा। अरे बताइए, न्यायाधीशों का जनता द्वारा निर्वाचन करना पड़ेगा और न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो जाएगा। ये भी तो लोकतंत्र पे ठीक नहीं है। देखिए, व्यवहार में भी तीनों अंग अलग अलग हैं। भाई सरकार के 3 अंग हैं, तो जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। ज्यादा पृथक करने से व्यवस्था में समस्या आ सकती है, व्यवहारिक समस्या आ जाती है। इसीलिए इस सिद्धांत को पूर्णतः किसी भी देश में हम लागू नहीं कर सकते। अमेरिका में भी पूर्णतः लागू नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। भले ही अमेरिका में आप देखिए, थोड़ा सा मैं अमेरिका की चर्चा करता हूं। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण की क्या स्थिति है, तो देखिए थोड़ा सा समझिए। ये बताइए, अमेरिका में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, देखिए विधायिका का चयन, भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का चयन कैसे होता है? एपीपीएस के द्वारा, जिसे भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका की नियुक्ति होती है, बाहर के व्यक्ति होते हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं बन सकते।
और न्यायपालिका का मैं बताया कि कांग्रेस के भीतर बहस होता है और जो लिस्ट फाइनल होती है उसी पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। तो आप देख रहे हैं कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की अलग अलग प्रक्रिया अमेरिका में दिखाई देती है। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। और अमेरिका में जैसा देखिए, अमेरिका में कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य है तो कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। कोई कांग्रेस का सदस्य है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट का सदस्य है, तो वह जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता है, मंत्री नहीं बन सकता है। उसको जो है सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका में जो है, अमेरिका में जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका में क्या होता है, ये जो विधायिका है, भाई कांग्रेस विधायिका को क्या बोलेंगे, कांग्रेस। तो कांग्रेस जो बोलेंगे, तो आप देखते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का कार्यकाल कितना, 2 वर्ष, और सीनेट का कार्यकाल राज्यसभा के समान। तो सीनेट का कार्यकाल जो है राज्यसभा के समान है। भाई सीनेट में 100 मेंबर हैं, तो भारत की तरह जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य वहां पर रिटायर होते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कार्यकाल अलग, और कार्यपालिका राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है तो 4 वर्ष के लिए शपथ लेता है। न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका में वहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आजीवन, मतलब सामान्यतः 70 वर्ष आजीवन न्यायाधीश रह सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सबका कार्यकाल अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरदायित्व में भी भिन्नता है। भाई विधायिका के सदस्य का उत्तरदायित्व अलग तरीके का है, कार्यपालिका का अलग तरीके का है। अमेरिका का संविधान जब आप लोग पढ़ते हैं, ये बताइए, इस तरह से देखते हैं कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत सामान्यतः ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है। लेकिन मैं बताया, एक चीज पर चर्चा कर रहा था कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, भारत में इसकी क्या स्थिति है। भाई में कहते हैं कि अमेरिका में तो अध्यक्षीय व्यवस्था है, तो अध्यक्षीय व्यवस्था है जिसके कारण जो है सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत पाया जाएगा, ज्यादातर पाया जाएगा। भारत में क्या है, भाई अमेरिका की तरह जो है भारत में अध्यक्षीय व्यवस्था तो है नहीं, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका का समन्वय होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, बहुमत का सिद्धांत चलता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य नहीं, क्योंकि दोनों में तो जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने कहा, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत में सेपरेशन ऑफ पावर किसके मध्य पाया जाएगा, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य। फिर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। लेकिन भारत में सेपरेशन ऑफ पावर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य नहीं, क्योंकि हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है। अब जैसे व्यवहार में भी समझाता हूं, ये बताइए, हमारे यहां न्यायाधीशों की, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उसमें जो है देखिए, न तो विधायिका की भूमिका है न तो कार्यपालिका की भूमिका है। अरे भाई कोलेजियम जो व्यवस्था है 1+4, उसमें 1+4 तो न्यायाधीश ही होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। उन्हीं की सलाह पर तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति केवल नियुक्ति कर सकता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। कोलेजियम को ज्यादा ज्यादा एक बार भेज सकता है वापस, लेकिन दोबारा कोलेजियम यदि भेजेगा तो सलाह मानना आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है न्यायपालिका में और कार्यपालिका के मध्य, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य। दूसरा एग्जाम्पल जरा भारत में देखिए,
भाई संसद की कोई कार्रवाई है, संसद की प्रक्रिया है, तो सामान्यतः न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भाई संसद में कोई कार्रवाई चल रही है, उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि कितना मतदान हुआ, कितना जो है स्पीकर ने क्या निर्णय लिया, कोई टोका टिप्पणी नहीं हो सकता है। जैसे और भी बताता हूं, जैसे अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार है, 194 के तहत जो है विधानमंडल के सदस्यों का विशेषाधिकार है, उसमें भी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और तीसरा बात देखिए, तीसरा बात आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है न्यायाधीशों के कार्यों के संदर्भ में विधायिका के भीतर चर्चा नहीं हो सकता है। भाई जब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तो चलिए चर्चा हो सकती है, लेकिन शेष किसी अवसर पर चर्चा नहीं हो सकती है। और भी बताता हूं, भारत में देखिए, जैसे आप देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो, मनमाने तरीके से न्यायाधीश को पद से नहीं हटा सकती। भाई जांच आयोग बनेगा, आप लोग पढ़ते होंगे संविधान में, जांच आयोग बनेगा तो जांच आयोग कौन बनाएगा? भाई या तो स्पीकर बनाएगा या तो सभापति बनाएगा। जांच आयोग में कौन होगा? तो न्यायाधीश होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मनमाने तरीके से लोग नहीं हटा सकते हैं, उसमें भी जो है विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है न्यायाधीश हैं तो उनका वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पदावधि के दौरान जो है वेतन भत्तों में कटौती नहीं किया जा सकता। अब फिर सबसे बड़ी बात यह है, कार्यपालिका का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, उसको हटाने में न्यायाधीशों की कोई भूमिका नहीं। संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे, महाभियोग जिसको आप लोग पढ़ते हैं, तभी तो उसको हटाया जाएगा। न्यायाधीश तो हटा नहीं सकते, न्यायपालिका तो उसकी जांच कर नहीं सकता, जांच आयोग बनाना भी आवश्यक नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर की स्थिति जो है विधायिका और न्यायपालिका के मध्य दिखाई देती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य दिखाई देती है। भारत में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य फ्यूजन ऑफ पावर है, संलयन है। इसलिए जो है यहां पर दो ही तरीके से दिखाई देता है। एक तो एक चीज हो गया। अब जैसे दूसरी बात एक समझाता हूं, जैसे मैं बता रहा था बार बार अभी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उससे जो है व्यवहार में शासन करने में समस्या आ सकती है। तो व्यवहार में शासन करने में समस्या आ सकती है तो आप देखते हैं कि भारत में जो हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया, जहां तक संभव हुआ, लेकिन स्पष्टता तो नहीं है, जिसके कारण विवाद भी उत्पन्न होता है भारत में। भाई एक धुरी पर संसदीय व्यवस्था, दूसरी धुरी पर संघीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के कारण संसद अपनी सर्वोच्चता का दावा करता है और संघीय व्यवस्था के कारण न्यायपालिका कहता है कि भाई हम संविधान की व्याख्या करेंगे। तब देखते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका में संघर्ष की स्थिति भारत में भी रहती है, कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति भारत में भी रहती है। तमाम उदाहरण है। अब यहां पर एक चीज हम लोग और भी समझते हैं कि जैसे ये नियंत्रण और संतुलन, जरा उस पर चर्चा करूं। सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जैसा मैं नियंत्रण और संतुलन के बारे में बोलता हूं। नियंत्रण तथा संतुलन, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। देखिए, मेडिसन ने जो किताब लिखा फेडरलिस्ट, उसमें लिखा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का पूरक जो पहलू है वो नियंत्रण और संतुलन है।
एक दूसरे को चेक करना, बैलेंस करना। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उसने लिखा कि पावर, हैमिल्टन ने लिखा था पावर एज द रिवाइवल ऑफ पावर, शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति, इसको बोलते हैं, आता है कभी कभी, शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति, शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति। इसका मतलब ये जो सरकार है, सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे को कैसे जो है चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसीलिए एक विचारक था बायल, बायल, इसको बोलते हैं डीसी बायल। डीसी बायल ने लिखा कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है, जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे। बायल ने लिखा कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है, अमेरिकी संविधान में सोच समझकर की गई है, जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन न कर सके। क्योंकि मान लीजिए हम लोग नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ऐसी संस्था में जो है उत्तरदायी नहीं बनेगी, और उत्तरदायी संस्था नहीं बनेगी तो फिर पागलपंती कर सकती है। अब कैसे, तो जरा सा समझिएगा, मतलब सब एक दूसरे को जो है चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। कैसे, मैं जैसा एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण है ना, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण है कैसे, ये बताइए। कि अमेरिका में जैसे ये विधायिका है, मान लीजिए ये विधायिका है कांग्रेस, इसमें 2 सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट। ये बताइए। और दूसरी तरफ ये कार्यपालिका है, एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए राष्ट्रपति हो गए। ये बताइए, कांग्रेस कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, एक बार वापस कर सकता है। वो दूसरी बात है कि यदि 2/3 बहुमत से पारित करके भेज देता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, 10 दिन का समय है। तो यहां देख रहे हैं कि क्वालिफाइड वीटो का भी प्रयोग करता है, क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करता है, विशेषित वीटो जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं, विशेषित वीटो का प्रयोग करता है अमेरिका का राष्ट्रपति। दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं और समझिए। जैसे आप लोग अमेरिका के संविधान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति पर भी नियंत्रण है। भाई राष्ट्रपति कोई निर्णय लेगा, संधि समझौता और बजट और तमाम जो चीजों का निर्णय लेता है, तो कांग्रेस को 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। कांग्रेस न पारित करे तो बजट नहीं पारित होगा। कोई भी संधि समझौता राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को जो है अनुमोदन करना पड़ेगा। तब देख रहे हैं कि यह भी तो है कि इस राष्ट्रपति ने निर्णय लिया, संधि समझौता का निर्णय लिया, संधि समझौते का निर्णय लिया, लेकिन यदि मान लीजिए कांग्रेस न पारित करे, कांग्रेस न पारित करे तो संधि समझौता लागू नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल देखिए। जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर भी तो नियंत्रण है। भाई ऐसे समझिए कि नियुक्ति कौन करता है, तो कांग्रेस की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस न प्रस्ताव पारित करे तो कैसे नियुक्ति होगा, किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती।
यदि किसी न्यायाधीश को हटाना है तो कौन हटाता है? कांग्रेस हटाती है। ये भी तो कंट्रोल हो गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दोनों सदन भी आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं, हाउस और रिप्रेजेंटेशन, सीनेट। ये बताइए, संविधान संशोधन में बराबर का अधिकार है ना? हाउस और रिप्रेजेंटेशन ने पारित किया और सीनेट ने पारित नहीं किया तो संविधान संशोधन नहीं होगा। अब फिर देखिए, और भी बताता हूं, वहां पर संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार और राज्य सरकार भी आपस में चेक एंड बैलेंस है। भाई कोई भी संशोधन है तो 3/4 राज्यों का भी तो अनुसमर्थन चाहिए। अब 3/4 राज्य यदि अनुसमर्थन नहीं देंगे तो संविधान संशोधन नहीं होगा। अब जानते हैं कि आग एंड रे, आग और रे जो विचारक हैं, इन लोगों ने लिखा, कैसा है कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण और संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसलिए इसने लिखा अपनी किताब में कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण और संतुलन की धारणा के साथ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन दोनों एक दूसरे के पूरक है, भले अलग अलग दिखाई देता है। और एग्जाम्पल देखिए, व्यवहार में भी है। एक वाटरगेट कांड था, तो वाटरगेट कांड के संदर्भ में कांग्रेस और दूसरी तरफ जो है न्यायपालिका द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसी के कारण तो निक्सन साहब को त्यागपत्र देना पड़ा था। महाभियोग नहीं चला लेकिन त्यागपत्र तो देना पड़ा ना। तो देखिए, सजीव उदाहरण कहा जाता है। लेकिन मैं बताया कि यह सब व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी हो, चेक एंड बैलेंस भी हो। लेकिन इसकी समस्या है, अभी जो मैं बता रहा था समस्या, कि यदि चेक एंड बैलेंस ज्यादा करेंगे तो ऐसी दिशा में जो है सरकार के अंगों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो मैं समस्या बता रहा था, तो यहां पर देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में यह सब सिद्धांत में तो है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति कुछ अलग है। व्यवहारिक स्थिति अमेरिका में जो है कुछ अलग दिखाई देती है। अमेरिका में शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम दिखाई देता है। कारण, उसका कारण मैं बताता हूं जरा सा दो चार। पहला कारण तो यह है कि वहां पर जो प्रथा बन गया है, जैसे सीनेटरी शिष्टाचार, उसको बोलते हैं सीनेटोरियल कर्टसी, सीनेटरी शिष्टाचार। तो वहां पर एक शिष्टाचार हो गया है, एक प्रथा विकसित हो गया है कि कोई मान लीजिए नियुक्ति होता है तो सामान्यतः कांग्रेस जो है उसका अनुमोदन कर देता है। इसको सीनेटरी कर्टसी कहा जाता है कि कोई भी नियुक्ति है तो उसको कांग्रेस मना नहीं करता है, एक प्रथा बन गया है। दूसरा चीज वहां पर दिखाई देता है, एक वहां पर पाया जाता है अवकाश नियुक्तियों की प्रथा। अवकाश नियुक्तियों की प्रथा। अवकाश नियुक्तियों की प्रथा का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को सीनेट के अवकाश काल में, सीनेट के अवकाश काल में
सीनेट के अनुसमर्थन के बिना नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया है। इसको बोलते हैं अवकाश नियुक्तियों की प्रथा, कि सीनेट नहीं सत्र में है तो राष्ट्रपति कोई नियुक्ति कर देता है और मान लिया जाता है कि सीनेट पारित कर दिया या पारित कर देगा। इसी तरह से वहां पर जो प्रथा एक डेवलप हुआ है, कार्यपालिका समझौते की प्रथा, कार्यपालिका समझौते की प्रथा। कार्यपालिका समझौते की प्रथा का मतलब यह है कि संधि समझौता जो कार्यपालिका करता है तो सामान्यतः जो है उसको पारित कराने की आवश्यकता नहीं। विरोधी दल का यदि बहुमत है तो कार्यपालिका समझौते की प्रथा का पालन कर लिया जाता है। मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने कोई समझौता किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए सीनेट जो है उदंड व्यवहार कर रही है तो कार्यपालिका समझौते की प्रथा। इसी प्रकार देखिए वहां पर जो पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है, राजनीतिक दलीय व्यवस्था, इस राजनीतिक दलीय व्यवस्था के कारण भी अमेरिका में क्या हो रहा है आजकल कि मान लीजिए राष्ट्रपति जैसे जो बाइडेन साहब डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, अभी वर्तमान में मान लीजिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट पे सामान्यतः जो है बहुमत है, तो जो बाइडेन साहब कोई भी निर्णय लेंगे तो कोई समस्या नहीं। लेकिन उसके पहले देखिए रिपब्लिक पार्टी के जो ट्रंप साहब थे उनको समस्या आना शुरू हो गया था। यदि एक ही पार्टी के दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पार्टियां अलग अलग हैं, मान लीजिए विधायिका में पार्टी अलग और राष्ट्रपति अलग पार्टी का, तब समस्या आता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा बहुत कम अवसर पर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो नेतृत्व क्षमता है, राष्ट्रपति का जो नेतृत्व है, वही राष्ट्रपति कैसा है। भाई रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, तमाम चीजों से राष्ट्रपति जो जनता को संबोधन करता है, तो राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला यदि है तो अमेरिकी जनता से सीधे अपील करते हुए कांग्रेस को प्रभावित कर देता है, सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर देता है, जैसे मोदी साहब प्रभावित कर देते हैं। जो मोदी साहब ने बोल दिया तो संसद उसको पारित कर देगी। मोदी साहब ने बोल दिया 3 कानून हम किसानों को वापस ले रहे हैं, तो देखिए वापस का विधेयक भी बन गया। जो मोदी साहब बोल देंगे सामान्यतः संसद कर देगी। तो यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति का नेतृत्व, भारत में प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज और हम लोग को जानना चाहिए, जैसे मैं बता रहा था कि प्रदत्त विधायन में बता रहा था, तो देखिए थोड़ा सा सुन लीजिए। जो प्रदत्त विधायन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए प्रदत्त विधायन का मतलब है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, अभी मैं बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, लेकिन भाई विधायिका का काम कानून बनाने का है। अब कानून बनाने का काम कार्यपालिका करना शुरू कर देती है। इसी चीज को हम लोग प्रदत्त विधायन कहते हैं। मतलब विधायन का काम डेलीगेट कर दिया गया किसको? कार्यपालिका को। आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक जो प्रगति हुई है, उदारीकरण चल रहा है, तकनीकी कारण भी है, जटिल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो विधायिका कुछ दिशा निर्देश के साथ कार्यपालिका मतलब नौकरशाही, कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका। भाई ये जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका में 2 तरह की कार्यपालिका है ना, एक तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी। तो अस्थायी का मतलब मंत्रिपरिषद, स्थायी का मतलब नौकरशाही, और इसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो नौकरशाही के लोग ही विधेयक बना देते हैं और उसी को सामान्यतः पारित कर दिया जाता है।
इस बात को प्रदत्त विधान कहा जाता है। लेकिन हमें कहते हैं कोई कानून बनेगा तो न्यायपालिका इसकी व्याख्या तो कर सकती है, इसकी संवैधानिकता की जांच तो कर सकती है। अब जैसे समझिए, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है प्रदत्त विधान की व्यवस्था। इसमें एक चीज हम लोग को जानना है कि जैसे मान लीजिए मैं बार बार कह रहा हूं सेपरेशन ऑफ पावर, तो देखिए ये जो ऐसे समझिए सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, भाई शक्ति पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन, इन दोनों में क्या अंतर है, शब्द में क्या अंतर है, तो जैसा दो चार अंतर जैसा समझिए। पहला चीज देखिए, यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है, और यह शक्तियों का विभाजन संघीय प्रणाली की विशेषता है। यह अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है और यह संघीय प्रणाली की विशेषता है। और अभी देखिए, अभी मैं बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। और शक्तियों के विभाजन का मतलब क्या हुआ कि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो डिवीजन होता है शक्ति का, जैसे हम लोग क्या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सब चीजों को हम लोग जो है डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। देखिए तीसरा बात जैसा समझिए, ये बताइए, अभी मैं बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना, सरकार की तानाशाही को कम करना, सरकार की तानाशाही को कम करना, यही तो मतलब निकला। अब शक्तियों का विभाजन से क्या होगा, भाई कोई बड़ा देश है, बहुसंस्कृतिवाद का देश है, तो ऐसी दशा में जो है देखा जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन करने से क्या होता है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक व्यवस्था चलाने में सुविधा रहती है। जैसे अमेरिका में, चाहे कनाडा में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, तो केंद्र राज्य के मध्य जो व्यवस्था बांटी जाती है वो विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि बड़े देश की शासन व्यवस्था चलाने में समस्या आता है। केंद्र सूची अपने कानून बनाएगा, राज्य सूची राज्यों को दे दिया गया। और अभी मैं बताया इस व्यवस्था में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें चेक एंड बैलेंस पाया जाएगा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम पाया जाता है। यहां पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं पाया जाएगा, यहां पर केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची विषयों को बांट दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपने विषय पर कानून बनाएगा, राज्य सरकार अपने विषय पर कानून बनाएगा। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। तो आप देखते हैं कि इन दोनों में अंतर है। तो कभी ध्यान रखिएगा, ये संघीय प्रणाली और ये अध्यक्षीय प्रणाली। अब इसका जो प्रश्न है, जो पिछले सालों में आया होगा प्रश्न, उन प्रश्नों को करके जरा बताइएगा हमको। आप लोग YouTube पर देख रहे होंगे तो देख कर जैसा कमेंट लिखिएगा, अब बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं। फिर चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।